अस्सलाम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 37 क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है, इससे पहले हमने एक्यूट वाला कर लिया था, अब हम क्रोनिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन करते हैं और एग्जैक्ट डेफिनेशन से ही आपको एक्यूट से इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ नेज़ल एंड पैरानेज़ल साइनस म्यूकोजा वेयर सिम्टम्स हैव कंटिन्यूड बियॉन्ड 12 वीक्स। यानी ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन होगी, क्रोनिक वाली इन्फ्लेमेशन होगी किसकी, नेज़ल एंड पैरानेज़ल साइनस म्यूकोजा। ठीक है, और आपके जो 12 वीक्स से ज़्यादा अगर सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं तब आपने उसको क्रोनिक का नाम देना है, अदरवाइज़ वो एक्यूट ही होगा। इसकी कॉज की बात करते हैं तो कॉज इसकी ये मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। ठीक है, यानी इट इज़ कॉज बाय वेरियस फैक्टर्स, जिसमें से दो उन्होंने मोस्ट कॉमन बताए हैं। इन्फेक्शन आपका मोस्टली बैक्टीरियल होता है इसके अंदर, या फिर ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन कैसे कैसे हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, या फिर वास्कुलाइटिस हो सकता है, सार्कोइडोसिस हो सकता है। तो हम आसानी के लिए इसको दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्रोनिक साइनोसाइटिस को दो पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। CRS भी हम इसको कह सकते हैं, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस। CRS विदाउट पॉलिप्स, ठीक है, एक में पॉलिप्स फॉर्मेशन होती है और एक में नहीं होती, तो आपने CRS विदाउट पॉलिप्स कह दिया और CRS विद पॉलिप्स। तो हम अलग अलग इन दोनों के कॉजेज़ और सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले विदाउट पॉलिप्स वाले की बात करते हैं। विदाउट पॉलिप्स बैक्टीरियल इन ओरिजिन है, इसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज इसको कॉज करते हैं, लेकिन इसकी मेन जो साइकिल है वो इस तरह से है कि सबसे पहले एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस होगा, उसके बाद सब एक्यूट में वो कन्वर्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो क्रोनिक में कन्वर्ट होगा जैसे जैसे बैक्टीरिया इन्वेट करता जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो बैक्टीरियोलॉजी का पैटर्न है वो एक्यूट वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है मेनली वो वही है, स्टैफ है, इसके अलावा सूडोमोनास है, क्लेब्सिella है एंड एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, एनारोब्स। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं जो कि क्रोनिक वाली राइनोसाइनोसाइटिस को कॉज कर रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर एक्यूट वाली ही फॉर्म होती है। एक्यूट फॉर्म में क्या होता है कि बैक्टीरिया आपका रेजिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है कि कोई भी ट्रीटमेंट का मेथड जो है वो काम नहीं आ रहा। जब वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली डिजीज़ प्रोग्रेस करती जाती है और एक्यूट वाली आपकी क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पे या फिर रिस्क फैक्टर्स पे। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़। अच्छा, अब कौन सी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं? सेप्टम डेविएट, नॉर्मली नेज़ल सेप्टम हमें पता है कौन कैसे कैसे बनता है, किन किन बोन से बनता है। अगर वो डेविएट कर जाएगा, ठीक है, या फिर डिफरेंट नेज़ल बोन्स की ही डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, उसकी वजह से हो सकता है आपके पास CRS। ठीक है, और इसमें साइनोसाइटिस भी हो सकता है डिफरेंट साइनसेस का। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है इम्पेयरमेंट ऑफ म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। कि जो सीलिया हैं हमें पता है कि उनकी बीटिंग से क्या होता है, किसी भी फ्लूइड की मूवमेंट प्रमोट होती है। ठीक है, तो अगर सीलिया ही अपना काम करना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि सिक्रीशंस ड्रेन आउट नहीं हो सकती हैं, जिसके रिजल्ट में क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो जाएगा। ठीक है, सीलिया का नॉर्मली काम क्या है कि उसने कोई भी साइनस को, कोई भी सिक्रीशन को क्लियर करना होता है, ड्रेन करना होता है। अब वो अपना काम कैसे लॉस करते हैं सीलिया? अगर कोई इन्फेक्शन हो, अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो, या फिर टॉक्सिन्स हैं जैसे पोल्यूशन है या फिर स्मोकिंग है, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि सीलिया अपना काम नहीं करेंगे और अल्टीमेटली आपकी सिक्रीशंस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़ आ जाती है सिस्टिक फिब्रोसिस एंड यंग सिंड्रोम। इन दोनों के अंदर एक ही चीज़ होती है, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड यंग सिंड्रोम। और इन दोनों के अंदर क्या होता है कि म्यूकस थिक हो जाता है। जब म्यूकस इतना थिक हो जाता है कि वो सीलिया उसको रिमूव ही नहीं कर सकता। ठीक है, और अगर ऑलरेडी सीलिया के अंदर इम्पेयरमेंट है तो ये और भी बुरी चीज़ हो जाती है और वो फिर क्रोनिसिटी को प्रमोट करते हैं। अगली चीज़ आ जाती है ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर ऑस्टाइटिस, कि जो इन्फ्लेमेशन हुई है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन, वो आगे जाके इन्वॉल्व करी है बोन को भी। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि वो मज़ीद फिर सवेयर होती जाएगी। और ये ज़्यादातर आपके पास नेज़ल या पैरानेज़ल साइनस सर्जरी के बाद होता है कि वो इन्फेक्शन आपका बोन को भी पेनिट्रेट कर लेता है। पांचवा जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है दैट इज़ डेंटल इन्फेक्शन। डेंटल इन्फेक्शन में हमने पहले भी डिस्कस किया था साइनोसाइटिस के अंदर कि जो मैक्सिलरी साइनस है दैट इज़ रिलेटेड टू प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई एब्सेस है या कोई फिस्ट्यूला बन गया ड्यूरिंग टूथ एक्सट्रैक्शन तो वहाँ से इन्फेक्शन जा सकता है आपका
साइनस के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं अस्थमा, ठीक है, कि जो आपके पास अगर CRS के केसेस देखे जाएं तो उनमें ऑलमोस्ट जो हाफ़ होते हैं उनको अस्थमा होता है साथ। फिर आ जाते हैं एलर्जी पे। तो एलर्जी की वजह से क्या होता है कि आपका जो म्यूकोज़ा है उसका एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो ओपनिंग है साइनस ओस्टिया जिसने ड्रेन करना सिक्रीशन को वो भी ब्लॉक हो जाती है, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन मज़ीद सवेयर हो जाती है। फिर इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस। इस टेबल के अंदर उन्होंने इस टेबल के अंदर उन्होंने जितने भी फैक्टर हैं उनको मज़ीद क्लासीफाई कर दिया कि कुछ पेशेंट फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। पेशेंट के पार्ट पे क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, स्मोकिंग, स्नफ डिपलिंग और इसके अलावा इम्यून डेफिशिएंसी, IgG डेफिशिएंसी, ये सारी जो चीज़ें, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये पेशेंट के फैक्टर हैं। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे पैथोजेंस हैं, एलर्जेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। और नीचे उन्होंने बताए हुए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो कि ब्लॉक करते हैं आपकी ओस्टिया को, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि साइनस ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं और उसके रिज़ल्ट में आपका जो एक्यूट इन्फेक्शन है वो क्रोनिक में कन्वर्ट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह जाती है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होता है? ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो कॉलोनीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये फ़िल्म अलाउ करती है कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ऑर्गेनिज़म्स को और अल्टीमेटली एक्सक्रीशंस का भी एक ख़ास पाथवे होता है। तो जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर बायोफिल्म बना लेंगे तो क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया वो मज़ीद रेजिस्टेंट हो जाएंगे टूवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। मज़ीद रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो क्रोनिसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम ये इवेंट्स देख लेते हैं कि कौन सी साइकिल है जिसके अंदर ये सारे इवेंट्स हमारे इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्यूट फॉर एग्जांपल राइनोसाइनोसाइटिस हुआ, ठीक है। उसके रिजल्ट में हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी थी कि ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ऑस्टिया आपके ब्लॉक हो चुके हैं। फिर नेगेटिव प्रेशर इन साइनस, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि ऑस्टिया ब्लॉक हो चुके हैं तो साइनस के अंदर एक फ्लूइड इकट्ठा होता जा रहा है, वहाँ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया है। हाइपोक्सिया एंड एसिडिक पीएच, ठीक है। ऑक्सीजन भी कम है और क्योंकि वेसल्स अगर इन्वॉल्व होंगी, ऑक्सीजन भी कम ला रही हैं, पीएच आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकोसिलरी क्लियरेंस भी डैमेज हो जाएगी, सीलिया भी काम नहीं करेंगे। स्टेसिस ऑफ म्यूकस इन साइनस, ठीक है। म्यूकस अंदर ही रहेगा जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रमोट करेगा और फिर परसिस्टेंट साइनस इन्फेक्शन है जो कि क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसके पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी के उन्होंने एक ग्राफ फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है, इसको हम देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या दिखाया आपको कि मेन 4 काम होते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ सीलिया, इम्पेयर्ड ड्रेनेज, इन्फेक्शन और म्यूकोजल चेंजेस। और वो कहाँ कहाँ होते हैं? सीलिया कैसे कैसे लॉस हो सकता है? पोल्यूशन में, वायरल इन्फेक्शंस में, केमिकल से या फिर सीलियरी डिस्काइनेसिया से। इम्पेयर्ड ड्रेनेज कैसे हो सकती है? कोई एबनॉर्मेलिटी है, पॉलिप है, ट्यूमर है, थिक म्यूकस है, ठीक है। म्यूकोजल चेंजेस कब कब होते हैं? एलर्जी है या फिर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है, ठीक है। या फिर एस्पिरिन ट्राइड हम देखेंगे क्या होता है। और इनएडिकेट थेरेपी ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, इनके रिजल्ट में मतलब कोई भी इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, मतलब एक दूसरे के बाद भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है और दूसरे को लीड भी करके पूरा साइकिल भी कंप्लीट कर सकती है। फिर हम आ जाते हैं इसके सिम्टम्स पे। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, अच्छा, जो सिम्टम्स हैं हमारे पास CRS विथ पॉलिप्स के, सॉरी विदाउट पॉलिप्स के, इसमें क्या क्या होगा सिम्टम्स में? सबसे पहले है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके अलावा प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, और वो प्यूरिलेंट डिस्चार्ज नेज़ल भी हो सकता है, पोस्ट नेज़ल मतलब फेरिंग्स के लेवल पे भी हो सकता है। इसके अलावा फेशियल पेन, प्रेशर और रेडनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ स्मेल भी हो सकती है, ठीक है। हाइपोस्मिया या एनोस्मिया। फिर साइंस पे आ जाते हैं तो क्या क्या नज़र आएगा? हमें एडिमा नज़र आएगा नेज़ल म्यूकोज़ा का, इसके अलावा प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, और बाकी नेज़ल एंडोस्कोपी से भी हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस जो है इसकी CT स्कैन से की जाती है जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह नज़र आएगी। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आ जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे। मेडिकल ट्रीटमेंट का जो फेजेस हैं इसमें आपने एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है, क्योंकि डिजीज़ पोलीमाइक्रोबियल है, इट इज़ कॉज्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम।
तो आपने क्या करना है कि एंटीबायोटिक्स देनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देनी है, और कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है वो डिपेंड करता है, वो हम कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी हम चेक करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया से सेंसिटिव है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चूज़ करनी है अपनी एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जैसे एस ऑरियस है, स्टैफ ऑरियस, वो आपका मैथिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो आपने उसको, अगर स्टैफ ऑरियस की वजह से हुई हुई इन्फ्लेमेशन, तो मैथिसिलिन नहीं देनी। और मैक्रोलाइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है, उनका अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। दूसरी जो चीज़ हम दे सकते हैं दैट इज़ सलाइन इरिगेशंस। इसकी वजह से वही बात है कि बायोफिल्म्स भी क्लियर होंगी और साइनस की जो ड्रेनेज है वो भी अच्छी होगी। टॉपिकल डीकंजेस्टेंट्स, ये क्या करेंगे, जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोलेंगे, इसके अलावा साइनस ओस्टिया को भी खोलने में हेल्प करेंगे। स्टेरॉइड के स्प्रेज देंगे क्योंकि स्टेरॉइड्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा एंटी एलर्जी ट्रीटमेंट, ठीक है, कि अगर एलर्जी कॉज है तो हम क्या करेंगे, जो अस्थमा की ड्रग्स होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स हैं, एंटीहिस्टामीन हैं, या ल्यूकोट्राइन, एंटागनिस्ट, मोंटेल्यूकास, ज़ेपेल्यूकास वगैरह, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंटीहिस्टामीन्स जो हैं वो म्यूकस को थिक कर देती हैं। फिर आ जाते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। सर्जिकल में एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते हैं, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आ जाते हैं CRS विद पॉलीपोसिस। यानी कि इसमें क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस है लेकिन साथ पॉलिप्स भी बन रहे हैं, ठीक है। नोज़ में भी बनते हैं, साइनसिस में भी बनते हैं। और इसकी क्या क्या कॉज हो सकती है, प्राइमरी सीलियरी डिस्काइनेसिया, यानी सीलिया अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहा, उसकी जो एबिलिटी थी जर्म्स को रिमूव करने की मूवमेंट से, वो मूवमेंट नहीं ठीक हो रही, सीलिया के स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस है। दूसरी बात सिस्टिक फिब्रोसिस, जो कि हमने पिछले केस में भी पढ़ी। इसके अलावा है सैम्पटरट्राइड। सैम्पटरट्राइड क्या होता है, इसमें 3 बातें हैं, एस्पिरिन सेंसिटिविटी, नेज़ल पॉलिप्स एंड एस्थमा। ये तीनों चीज़ें अगर इकट्ठी होंगी तो इसे हम सैम्पटरट्राइड कहेंगे, ये हो सकता है। बाकी इसकी कॉज है एस्थमा, चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम, चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम में वास्कुलाइटिस होता है, ठीक है। इसमें अस्थमा, इज़िनोफीलिया, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं और वास्कुलाइटिस होता है। सिम्टम्स इसके ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन ये ख़ास बात है कि इसमें आपको मल्टीपल नेज़ल पॉलिप्स नज़र आएंगे, छोटे छोटे पॉलिप्स होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। और जो एथमॉइडल पॉलिप्स होंगे वो तो इतने एक्सटेंसिव होते हैं कि वो आपके ऑर्बिट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर क्रेनियल फोसा को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। डायग्नोसिस कैसे करना है, वो हमने CT स्कैन से ही करना है। वो हमें पता चल जाएगा कि डिजीज़ कितनी पेनिट्रेट कर चुकी है, कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हैं, कितनी बोनी वॉल डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, या कितना उन्होंने क्रेनियल कैविटी को इन्वॉल्व किया है। और MRI विद कंट्रास्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में सबसे पहले है मेडिकल सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स, ठीक है, वही बात है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना, ऑलमोस्ट सारा वही ट्रीटमेंट है। फिर है नेज़ल स्प्रेस, ठीक है, नेज़ल इरिगेशंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एलर्जी को आपने ट्रीट करना है और एस्थमा को आपने ट्रीट करना है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसमें बहुत सी ओल्डर सर्जरीज लिखी हुई हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम न्यू सर्जरीज देखते हैं। न्यू सर्जरी वही है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है, ये हम इसके लिए प्रेफर करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस ऑफ साइनसेस का एक टॉपिक है, वो देख लेते हैं हम। ओके, फंगल इन्फेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं साइनसेस के। फंगल इन्फेक्शंस में फंगल बॉल, ठीक है। फंगल बॉल कैसे होती है, जब एक फंगस हेल्दी साइनस के अंदर आ जाएगा, उसकी वजह से फंगल बॉल बन जाएगी और ये हमें CT स्कैन पे हाइपर डेंस एरिया के तौर पे नज़र आते हैं। और ज़्यादातर ये मैक्सिलरी साइनस को इन्वॉल्व करेगा सबसे पहले, फिर स्फिनॉइड, फिर एथमॉइड और फिर फ्रंटल, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जिकली उसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा जो इन्फेक्शन है वो है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, पॉलिप्स बन जाते हैं, इजिनोफिल्स काउंट बढ़ जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं और फंगल हाइफी भी हमें नज़र आते हैं, ठीक है।
फिर तीसरा जो इन्फेक्शन है वह क्रोनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो फंगस है वो वो आपकी साइनस म्यूकोज़ा तक चला जाता है, ठीक है, वो आपका म्यूकोज़ा तक चला जाएगा। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के साथ म्यूकोज़ा थिक हो चुका होगा, साइनस की ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी, ओपेसिफिकेशन हो जाएगी और इंट्राक्रेनियल भी इसकी पेनिट्रेशन हो सकती है। फिर चौथी आ जाती है फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस, ठीक है, ये आपकी एक्यूट होती है, ज़्यादातर ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में होती है या फिर डायबिटिक्स के अंदर होती है। इसकी दो कॉजेज़ होती हैं, म्यूकोर केसेस भी हो सकते हैं, एस्परगिलस भी हो सकता है, ठीक है। जो म्यूकोर केसेस है वो राइनोसेरेब्रल डिजीज़ करता है, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, नेक्रोसिस कर देता है, ठीक है, और ब्लैक एस्कर बन जाता है। जो एस्परगिलस इन्फेक्शन है वो एक्यूट फुलमिनेंट साइनोसाइटिस करता है और एक्यूट साइनोसाइटिस इनके अंदर परसिस्ट करता है और वो सेप्सिस वगैरह भी कॉज कर सकता है, लेकिन इसके अंदर एस्कर नहीं बनता। और ट्रीटमेंट क्या है, एंटी फंगल थेरेपी, जबकि जो पिछला वाला है उसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है। थैंक यू।